नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एससीओ समिट की, जो रिसेंटली चाइना के तियानजिन शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की खास नज़र बनी हुई थी, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि इस समिट का क्या आउटकम होगा और किस तरीके से वो आउटकम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। इमेजिन कीजिए कि दुनिया की बड़ी ताकतें एक साथ इकट्ठी हों और वहाँ पे अमेरिका और बाकी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का कोई प्रेजेंस ना हो। तो इस बार के एससीओ समिट में भी कुछ ऐसा ही था। 27 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया नेटवर्क बनाते हैं, साथ में जुड़ते हैं, जिनके इंटरेस्ट भी आपस में जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे नेटो, G7, वर्ल्ड बैंक, ये सब वेस्टर्न डोमिनेटेड डोमेन्स हैं जिसका कोई भी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पे कि वेस्टर्न मोनोपोली को दूर करने के लिए ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि वेस्टर्न डोमिनेंस का जो समय है वो जा चुका है। चाइना, रशिया, इंडिया जैसी बड़ी पावर्स मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करते हुए ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज साथ आ रहे हैं। आप 27 नेशंस की बात करें, जिसके अंदर 10 तो एससीओ मेंबर्स हैं और 17 ऑब्जर्वर्स हैं, यानी कि वो पार्टनर्स हैं जो इन एससीओ कंट्रीज़ के साथ मिलके अपने फ्यूचर को यहाँ पे बनाने वाले हैं। और अगर हम इस पूरे खेल को देखें तो यहाँ आपको पता लगेगा कि अब एक मैसेज भेजा जा रहा है कि हम अपने खुद के रूल बनाएंगे, हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस होंगे। और इसी के चलते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक को भी यहाँ पे बनाया गया है। कि हमने देखा था कि कैसे जो है वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ की बात करें, वहाँ पे वेस्टर्न डोमिनेंस ज़्यादा चलता था। मतलब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की ये टेंडेंसी रहती थी कि अगर वो किसी को लोन भी दे रहे हैं तो उसमें भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही फ़ायदा हो रहा हो। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को रोकने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि उस तरीके के इनजस्टिस को हटाने के लिए, ग्लोबल ऑर्डर को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक भी अब की बार यहाँ पे बनाया गया है। और फोकस सभी ग्लोबल मुद्दों का है, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो। हर जगह जो है ये कंट्रीज़ एक नई फोर्स लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब कहानी दूसरे पक्ष की देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर डोमिनेंस हमें सबको समझ में आ रहा था, और उसी डॉलर डोमिनेंस के चलते यूएस जो है काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर अपने सैंक्शंस का हथियार यूज़ कर पाता था। हम सबको ये पता है कि सब लोग कहते हैं कि चाइना जो है अपने ट्रेड को वेपनाइज करता है, लेकिन रियलिटी आपको समझनी है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स है जो अपने डॉलर को एज अ वेपन यूज़ करता आया है। पास्ट में भी ऐसा होता रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं ख़ास तौर पर वो डॉलर में की जाती हैं, और ये डॉलर जो है यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता है। और यही इसी का रीज़न था कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस जो है वो काफ़ी हद तक रशिया को डेंट कर रहे थे। ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस डेंट कर रहे थे। दूसरे सभी कंट्रीज़ जिन जिन पे भी ये सैंक्शंस लगाए जाते हैं उन सबको काफ़ी नुकसान होता है। अब आप एक कहानी समझिए, यूनाइटेड स्टेट्स का पंगा रशिया के साथ है, ईरान के साथ है। वाई इंडिया शुड पे द प्राइस, इंडिया को उससे नुकसान क्यों हो? तो ये हमारे हक में भी था कि हम इस डॉलर डोमिनेंस को हटाएं यहाँ पे। और एक राइट मैसेज हमने यहाँ पे दिया है कि ये सैंक्शंस और आइसोलेशन की जो पॉलिसी है वो आजकल के मल्टीपोलर वर्ल्ड में चलती नहीं है। कि यूनाइटेड स्टेट्स को ये बात समझनी चाहिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड के दिन ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है। अगर आप इस सिस्टम को अकोमोडेट नहीं करेंगे, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स इन सैंक्शंस का इस्तेमाल क्यों करता है? यूनाइटेड स्टेट्स को एक कहानी समझ में आती है कि वो पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स खुद को जो है फ्लैग बेरर समझता है डेमोक्रेसी का, और हर जगह वो रजीम चेंज करके या दूसरे तरीक़ों से डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं। इंडिया का इस पूरी कहानी में कोई भी हक नहीं होता। हम कभी भी ये चीज़ नहीं करते कि हमें जो है किसी देश का रजीम चेंज करना है, वहाँ पे बड़े चेंजेस लेके आने हैं। हम कभी भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम ट्रेड करते हैं, हमें सिर्फ अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी प्यारी है। बाकी दुनिया में जहाँ पे जैसा सिस्टम है, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे जो सैंक्शंस और आइसोलेशन का हथियार यूनाइटेड स्टेट्स चला रहा था,
अब उसके अगेंस्ट भी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आवाज़ है जो आज बुलंद हो रही है। आप देखेंगे कि अक्सर ये टेंडेंसी देखी गई कि यूएस इंडिया को प्रेशर कर रहा है ना, या यूएस किसी और कंट्री को प्रेशर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का फोर्स दिखा के, है ना, उसका दम दिखा के आपके नेशनल जो डिसीजंस होते हैं, जो आपकी नेशनल प्रायोरिटी पे बेस्ड होते हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं, उन नेशनल डिसीजंस को चेंज करने के लिए हमें फोर्स कर रहे थे कि यूएस इंडिया को कह रहा है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल ना ले, इंडिया जो है रशिया से वेपन ना ले। तो ऐसी चीज़ हमारे लिए नहीं चलती है। हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये समझाना था कि हम एक सोवरेन नेशन हैं और सोवरेनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी सोवरेनिटी से हम अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करके रखेंगे। तो वो मैसेज यहाँ पे इन सभी कंट्रीज़ ने पहुँचाया है कि रशिया का जो इंटरेस्ट है, रशिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, चाइना का जो इंटरेस्ट है, चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, ईरान की जहाँ कहानी है, ईरान अपने लिए काम करेगा। ये बात वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को समझानी ज़रूरी थी कि आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली इन कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कंट्री एक साथ आके म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, नॉन इंटरफेरेंस के साथ अपनी सॉवरेन इक्वालिटी को बचाते हुए बिना वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की हेल्प के एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमीज़ को भी चला सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक ये ग्रुप है जो सामने निकल के आया है कि वो इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं और ये अपने इंटरेस्ट के लिए कंप्लीटली कमिटेड हैं। ये वो देश है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो एक सवाल या फिर एक तरीके से जो हिंट हमें मिल रहा है, वो हिंट ये है कि ग्लोबल साउथ एक साथ आ रहा है, या आप देखेंगे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ना, या आप अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की कहानी देख लीजिए, तो उन सबको एक ऑप्शन दिख रहा है, उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अब उनके पास चॉइसेस हैं कि एक दूसरा ग्रुप है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट के पैरेलल ही वेस्ट को चैलेंज कर रहा है। अब किसी भी देश को अगर मदद की ज़रूरत है, किसी को कोई लोन चाहिए या किसी और टाइप का असिस्टेंस चाहिए, तो आप एससीओ को भी अप्रोच कर सकते हो, आप ब्रिक्स के सहारे भी जो है अपने काम को लेके जा सकते हो, आप एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी अपना काम करवा सकते हो। तो ये सभी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली वेस्ट की डोमिनेंस को चैलेंज कर रही हैं। क्लियर? तो ये कहानी है कि सिर्फ जो है आप ये मत समझिए कि एससीओ ही एकमात्र ऑप्शन है, ब्रिक्स भी है अपने आप में वो पावरफुल यूनिट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी जो है डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस देते हैं। और इनकी खासियत क्या है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की तरह आपको फोर्सफुली मजबूर नहीं करते हैं कि आप रिफॉर्म करो। ज़रूरत पड़ने पर ये हेल्प करते हैं, जो वाकई ज़रूरत होती है, ठीक है, वही हेल्प बोली जाती है। उसे हेल्प नहीं कहते कि आप किसी कंट्री को कहो कि आपको पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा तब हम पैसे देंगे। कंडीशनल पैसा नहीं होता, कंडीशनल हेल्प नहीं होती, कंडीशनल पॉइंट से तो बिजनेस होता है। लेकिन ये कंट्रीज़ ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इन पर्टिकुलर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ के पास भी एक ऑप्शन है, अब उनको भी एक ऑल्टरनेटिव दिखेगा कि वो वेस्ट के अलावा दूसरी जगह भी जाके जो है अपना जो है चांस अपना सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे एक कहानी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स सब बोल रहे थे कि बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, हम भी जानते हैं, है ना, सबसे बड़ी इकोनॉमी है विदाउट अ डाउट। यूएस को ये लगता था कि पूरी दुनिया जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, पूरी दुनिया यूएस के हिसाब से चलती थी। ऐसा रहा भी है कि 1990 से लेके अगर आप 2005 तक का समय देखेंगे तो इट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, और उस समय जो है यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत चलती थी। बट आज जो हो रहा है वो ये दिखाता है कि हम ऑलरेडी मल्टीपोलर दुनिया में जा चुके हैं, कि अगर ये कंट्रीज़ ये सोचते हैं कि उन्हीं की ही चलेगी और वही जो है इकोनॉमिक रिलेशंस की बात हो या वहाँ पे डिक्टेशंस की बात हो वही रूल बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब इकोनॉमिक डीकपलिंग यहाँ पे पॉसिबल है, और ये कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे ये जो एससीओ समिट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये आपस में भी ट्रेड कर सकते हैं। इनको यूएस या किसी और वेस्टर्न कंट्री की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। ये अपने खुद के फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स बनाएंगे, ट्रेड कॉरिडोर्स बनाएंगे, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स बनाएंगे,
और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे विदाउट वेस्टर्न सिस्टम्स। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो जा रहा है कि एक नया फाइनेंशियल मैकेनिज्म अब बनने को है। और आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर आपको डॉलर का भी ऑल्टरनेटिव मिलने वाला है। मे बी ब्रिक्स अपने लेवल पे कोई करेंसी जो है वो इनिशिएट करे कि ब्रिक्स की खुद की करेंसी आएगी, या देर विल बी सम अदर ऑल्टरनेट। क्या पता चाइनीज युआन की एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ने लग जाए। मतलब अगर इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड अच्छा हो जाता है और हमें यहाँ से फ़ायदा दिखने लगता है तो डेफिनेटली हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी युआन में ट्रेड करने को लेके, ठीक है। तो वी विल ऑल्सो प्रेफर ऑल्टरनेटिव टू यूनाइटेड स्टेट्स। वाई आई एम सेइंग दिस, एक बात आपको शायद याद नहीं है कि देखिए जब कोरोना का टाइम आ रहा था, ओके, तो पोस्ट कोरोना टाइम था वो समय, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व है ना, यूएस का फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, वो अपने रेट्स को इंक्रीज कर रहा था। अब वो जब अपने रेट को इंक्रीज कर रहे थे तो वो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, क्योंकि जब यूएस फेडरल रिजर्व अपने रेट्स को इंक्रीज करेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं या यूएस गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होते हैं जिसमें पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है ना, सिक्योरिटीज बोला जाता है ना, या बॉन्ड बोला जाता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक मैकेनिज्म होता है, तो उसके ऊपर दुनिया इन्वेस्टमेंट करने लगी थी। अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट होगा कहाँ से, यूएस में इन्वेस्टमेंट जाएगा और ये पैसा वो लोग निकालेंगे कहाँ से, इंडिया से। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व अपने रेट्स बढ़ा रहा था जिसका इम्पैक्ट यूएस के सिक्योरिटी बॉन्ड्स पे भी पड़ रहा था, मतलब ये था ना कि दुनिया ये सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदेगी क्योंकि उनको ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो वो पैसा जो है, इन्वेस्टर जो है वो पैसा कहाँ से लाएगा, वो इंडियन इकोनॉमी में जो इन्वेस्टेड होगा ना अमाउंट, वो सारा पैसा निकाल के यूएस में डाल देगा। ये चीज़ होने लगी थी और इसका इम्पैक्ट ये था कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा था और इंडियन रुपी वीक होता जा रहा था। मतलब किसी और देश की मॉनेटरी पॉलिसी के कारण इम्पैक्ट हम सब पे पड़ रहा था। ये चीज़ हमें फ्यूचर में अवॉइड करनी है हर कीमत के ऊपर। तो हमें मेक श्योर करना है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव हो ताकि यूएस की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का असर इंडिया को ना हो। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है जो उस समय हमने देखी थी। तो ये भी एक रीज़न है कि ये सभी कंट्रीज साथ में आ रहे हैं और ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हम रीजनल सिक्योरिटी संभाल सकते हैं। मतलब यूएस को क्या लगता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिशियन भी ये समझते हैं कि यूएस जो है पूरी दुनिया का पुलिसमैन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस को ये लगता है कि यूएस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आके और शांति करवाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर का डिसीजन है वो इंडिया का डिसीजन है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की बात हमने नहीं सुनी है, पाकिस्तान की तरफ से हमें अप्रोच किया गया था, इस वजह से सीज़ फायर हुआ। हम कभी भी किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को अप्रूव नहीं करते हैं, ये बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड पॉलिसी है हमारी। तो ये बात समझानी बहुत ज़रूरी थी और वही मैसेज यहाँ से आया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, ये सभी कंट्रीज़ टेररिज्म के अगेंस्ट भी एक साथ होकर लड़ सकते हैं, ये रीजनल सिक्योरिटी भी संभाल सकते हैं बिना वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट के। तो जो अब तक यूनाइटेड स्टेट्स को लगता था कि हर जगह यूएस को ही प्रेजेंट रहना है एज अ पुलिसमैन, वो चीज़ अब आने वाले समय में नहीं होगी। और मैसेज क्लियर है कि अगर आप इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को संभालेंगे, समझेंगे, तो ही आप रेलेवेंट रहेंगे। अदरवाइज ये एक पैरेलल सिस्टम डेवलप होने वाला है। मतलब ये मैसेज जो है ये यूरोपियन यूनियन के लिए भी है, ये मैसेज जो है ये जापान, कोरिया के लिए भी है, क्योंकि ये वही कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं। तो अब इनको भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, दे ऑल्सो हैव टू थिंक कि वो आउटराइटली यूएस के साथ जाना चाहते हैं या पैरेलल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये पैरेलल ऑप्शंस अब ऑलरेडी आ चुके हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस डेमोक्रेटिक वे में चलेंगे, किसी एक के डोमिनेंस से यहाँ पे काम नहीं होगा, ना तो ट्रेड के रूल्स वैसे बनाए जाएंगे, ना ही ग्लोबल पॉलिटिक्स उस तरीके से की जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर एससीओ समिट कि भी आज मैसेज क्लियर है, दुनिया समझ रही है कि अब यहाँ पे दुनिया का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, मल्टीपल कंट्रीज़, वो एक साथ आ रहे हैं और वो फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल गवर्नेंस को
रास्ता दिखाएंगे, डिक्टेट करेंगे, डोमिनेट करेंगे। ये है हमारी एशियन सेंचुरी। थैंक यू वेरी मच।